प्यारे छात्रों, आइए आज हम ओम का नियम इस टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, पीछे भी कल आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है इसमें से मैक्सिमम फैक्टर को आप पीछे के चैप्टरों में जो है कि पढ़े हैं। ओम्स लॉ भी आप पीछे के ही चैप्टरों में पढ़े हैं। कहा गया कि यदि कोई चालक तार है तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। कह रहा है कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए, भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए, इस कथन का अर्थ है कि दाब, आयतन इनमें कोई परिवर्तन न किया जाए। मेनली टेम्परेचर है, और ऐसे कंडीशन में यानी चालक की भौतिक अवस्थाओं में यदि कोई परिवर्तन न हो तब उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I के जो है कि समानुपाती होगा। और आप जानते हैं कि जैसे ही प्रोपोर्शनल चिन्ह को आप हटाओगे एक कांस्टेंट का प्रयोग होगा, और वह कांस्टेंट, वह नियतांक R है जिसे हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ से कह सकते कि V/I = R, जो कि आपका कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो एक चीज़ ये भी कहा जा सकता है कि जो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है और उसमें जो प्रवाहित धारा है, ये दोनों का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। इन ओम नियम के लिए यह आवश्यक है कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध कांस्टेंट होगा। अगर आप V और I का अनुपात निकालते हो और वो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब वह ओम्स नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो ओम नियम के लिए एक तरह से ये भी एक नेसेसरी कंडीशन हुआ हमारा कि V और जो I का अनुपात है वह जो है कि नेसेसरी कांस्टेंट क्वांटिटी जो है कि होनी चाहिए। अब आइए अगले हेडिंग पे चला जाए। अब इसमें एक चीज़ और बता दें आपको कि जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ होगा, जैसे ये V और ये I को रख करके, तो ये इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन को जो है कि आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन दर्शा रहा है आपका कि V और I एक दूसरे के जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब इस क्रम में जैसे एक है आपका कि अनुगमन या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, ये हमारी हेडिंग है कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। इसको प्रूफ करने के लिए आपको चलना होगा जो अनुगमन वेग की डिफिनीशन थी। उसमें आपने कहा था कि जैसे मान लीजिए ये चालक तार है, इसकी लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उन फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वह VD है। पीछे हमने आपको एक चीज बताया था कि I और VD में जो रिलेशन होता है वह NEA VD के इक्वल होता है, यानी I = NEA VD। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। दूसरा ये कि जैसे चालक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है कि VD है, तो आपने कहा था कि जब किसी चालक तार को किसी बैटरी के सिरों से जोड़ देते हैं तो बैटरी के सिरों से जोड़ देने से विभवांतर उत्पन्न होगा, उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इनके भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन है उन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा और वो होगा स्मॉल e इंटू कैपिटल E। अब F की वैल्यू अगर आप MA रख दें तो E हो गया, तो यहाँ से A = EE/m निकल करके आ गया। ये वैल्यू हो गई ऑसिलरेशन की, जिस ऑसिलरेशन से
वह इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जो है कि बढ़ेगा। अब जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है इस एक्सीलरेशन से आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो धन आयनों से इनकी बार बार टक्कर होती है। धन आयनों से बार बार टक्कर पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कि बढ़ जाती है। तो कितनी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जैसे हम इनका इनिशियल वेलोसिटी अगर u1 मान लें और दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांति काल अगर τ1 मान लें हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले ही इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ऐसे कंडीशन में उसकी वेलोसिटी में जो वृद्धि होगी वह a τ1 के बराबर होगी। यानी जो उसका नया वेग होगा वह होगा u1 प्लस a τ1। ऐसे ही जो दूसरा होगा उस दूसरे के लिए u2 प्लस a τ2, जो तीसरा होगा u3 प्लस a τ3। अगर इस तरह से n हो u3 प्लस a τ3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n है तो ये मान के चलिए कि जो nवा होगा उसका un प्लस a τn के जो है कि इक्वल होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग जो आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो वह एवरेज वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग कहलाता। तो ये vt इक्वल टू u1 प्लस a τ1 पहले का हो गया, ये प्लस u2 प्लस a τ2, मिटा दीजिए इसको, ये आपका u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस डॉट 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 un प्लस a τ। अब बाई n कर लीजिए, n है तो औसत निकालना है तो n से भाग दे दीजिए आप जो है कि। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un बाई n प्लस a τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn बाई n, ये हो गया। अब थर्मल टेम्परेचर पर समस्त कणों का जो ये ऊष्मीय वेग का जो औसत मान है वह 0 होता, तो Vd इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस a। और इस औसत श्रांति काल, इस औसत समय अंतराल को ही हम श्रांति काल कहते हैं, तो ये τ के इक्वल होगा। यानी ये इतनी जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो गई और ये जो है वो एवरेज मान है समय अंतराल का समस्त कणों का, वही श्रांति काल कहलाएगा। तो Vd इक्वल टू इतना, तो ये हमारा निकल के आया Vd इक्वल टू a τ। अब आप देखें तो एक काम कर सकते हैं, यह जो a की वैल्यू निकली हुई है इस a के मान को अगर यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो Vd इक्वल टू ev अपन e है बाई m इंटू τ। आप यही एक काम कर सकते हैं कि E बराबर v बाई एल रख दीजिए, तो Vd इक्वल टू ev अपान एम एल इंटू τ। एक काम और किया सकता है, यहाँ E का मान रख दीजिए तो ev बाई एम एल हो जाएगा। कहीं वैल्यू रखनी है यहाँ रख ला चाहे यहाँ रख ला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये Vd की वैल्यू निकल करके आ गई। और अब आप अगर देखिए तो यहाँ देखें ये जो I इक्वल टू n e a Vd है, कहेंगे कि Vd का मान समीकरण a में रखने पर, ये वैल्यू अगर आप यहाँ रखते हैं तो I इक्वल टू n e a और Vd की वैल्यू है ev बाई एम एल इंटू τ। यह इतना। देखिए हमको दिखाना है v प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है अपवाह वेग के आधार पर। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि इस एम एल को इधर ले आइए, तो एम एल इंटू आई एन ई ए टाउ, ये ई और ई मिलके स्क्वायर हो गया इंटू वी, तो वी इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई हो गया। वी निकालेंगे इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। अब एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही आपका कांस्टेंट है जो आर के इक्वल होगा। लेकिन कब, तो जब चालक की भौतिक अवस्थाओं को आप जो है कि कांस्टेंट रखते हैं
स्थिर रखते हैं तो ऐसे कंडीशन में ऐसा होगा। और जैसे ही ये वैल्यू यहाँ रखेंगे v इक्वल टू आर आई यानी v प्रोपोर्शनल टू आई, तो यही ओम के ओम के नियम को जो है कि दर्शाता है। अब इसमें करना क्या है आपको, तो थोड़ा सा एक बार और देखिए। जैसे हमारे ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, इसको प्रूफ के रूप में पूछा जा सकता है। तो आप पहली बात तो अपवार्वेग के डिफिनीशन को कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग, उसके पीछे की जो लॉजिक है, जो थ्योरी है, बताया था आपको। ये चालक तार है, इस चालक तार में जो है कि अगर आई धारा प्रवाहित हो रही हो, अनुगमन वेग वी डी हो, प्रस्तार का क्षेत्रफल ए हो, लंबाई एल हो, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, जहां स्मॉल एल एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब जब इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा चारों तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन है, पीछे पढ़ा आपने कि अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी आयन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर जो फोर्स लगेगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई के बराबर होगा। क्यू ई होता है इलेक्ट्रॉन पर, इतना चार्ज होगा, या बराबर एम में, तो ए की वैल्यू निकल करके आ गई। अब इस एक्सीलरेशन से इलेक्ट्रॉन भागेगा, और जब इलेक्ट्रॉन इस एक्सीलरेशन से चलेगा तो धन आयनों से टकराएगा। मान लिया जाए कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है या थर्मल टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी है u1 है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके वेग में कितनी वृद्धि होगी, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्रांतिकाल कहलाता है। तो मान लिया जाए कि उसका समय अंतराल τ1 है, इतना एक्सीलरेशन है, तो ए τ1 उसके पोटेंशियल में जो है कि वृद्धि हो जाएगी। ये τ1 उसके पोटेंशियल में वृद्धि हो गई, तो जो नया वेलोसिटी हुआ u1 प्लस ए τ1 के, ऐसे ही दूसरे तीसरे n पार्टिकल होते हैं, n में इतना। अब जो वेलोसिटी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग जो है, वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, तो देखिए सबका हम लेकर के और n से भाग देती। अब इस वेलोसिटी को अलग कर लिया, इस टाइम को अलग कर लिया, आपका जो है कि ये कह दिया कि सभी कणों का जो औसत उसमें वेग होगा वह 0 होगा, इनको 0 कर दिया। ये जो औसत समय अंतराल है वह क्रांतिकाल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वी डी की वैल्यू हमारी निकल करके आएगी। यहाँ आप ए की वैल्यू निकाले हो, ए की वैल्यू रख दो, ई बराबर वी बाई एल, ये इतना हो गया। वी डी का मान समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस आई इक्वल टू एन ई ए वी डी में, ये आ गया। अब चूंकि हमको v प्रोपोर्शनल टू आई दिखाना है, इसलिए v का मान निकाल लिया हमने, ये आ गया। और ये इतनी वैल्यू कॉमन सेंस है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दिखाना है, ये इतनी वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो गई। लेकिन यह नियत लंबाई क्षेत्रफल, ठीक है, वाले चालकों के लिए ही जो है कि पॉसिबल है। इसी नाते कहा जाता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए, v इक्वल टू आर आई, v प्रोपोर्शनल टू आई, यही ओम का नियम है।